शुरू करते हैं फिर। पीपीटी को ऊपर लेते हैं। हाँ, किसी की आवाज आ रही है सर। अब नहीं आएगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तब तक हम बता दें कि ये लेक्चर जो है मोस्टली हमारे नेटिव लैंग्वेज में ही होगा। सो सो पहले हम आउटलाइन करेंगे। ये हमारे यासिर भाई हैं, तो ये पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं करूँगा, फिर लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे जिसमें आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे पहले चैट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट साइड में होगा एक चैट बॉक्स छोटा सा, यहाँ पे आप टाइप टाइप कर सकते हैं, तो मैं देखता रहूंगा, तो सारे क्वेश्चन आंसर फिर मैं इंक्लूड करता रहूंगा। ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, पर वो सेट नहीं हो पा रहा है, तो शायद ये रिकॉर्डिंग ना हो पाए। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है उसमें। हाँ, ये मैक है लैपटॉप, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा। यासिर भाई, मुझे एक्सेस मिल सकता है मेरे पास? आपके पास आ, है कि जो मुझे एक्सेस दे सकते हैं? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा अच्छा, ठीक है, बिना रिकॉर्डिंग के चलेंगे हम, कोई बात। ठीक। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, स्क्रीन आ रही है। हाँ, इसे फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन है। ठीक है ठीक है, आ रही है। चलिए, तो फिर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि आप इंट्रोड्यूस कर दें, अभी क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि मैं हूँ यासिर अल सैफ, और मैंने एएमयू से पहले डिप्लोमा किया। उसके बाद में मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की जेडएससीईटी से। 2017 का मैं पास आउट हूँ। फिर मैंने कुछ जॉब की, उसके बाद मैंने 2018 में यहाँ पे मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बीएमई, और मैं इस सेमेस्टर में यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। किसी को कुछ कहना है? ठीक है। चले। और ये हमारे साथ में सीरीन भाई हैं। इन्होंने हमसे पहले 2017 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। सेम ब्रांचेस, एवरीथिंग वाज सेम। सो तो अच्छी चीज़ आप लोग के लिए ये है कि जो स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है ये ओपन हो चुकी है, और इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि इसका आगे प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जो है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसे कहाँ सेंड करना है, ये डायरेक्ट स्कॉलरशिप है या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है। कई सारे क्वेश्चन है लोग आप लोगों के पास में। तो हमने कोशिश करी कि ठीक है, इसको जो है एक मीटिंग के जरिए इस आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिए जाएं। और उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, तो होपफुली आपको इससे फायदा होगा। हम शुरू करते हैं फिर। अब तो फील्ड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास में, यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है? तो फील्ड्स में मसला ये कि यहाँ पे बैचलर, मास्टर्स लेवल, पीएचडी लेवल तक के हमारे पास में यहाँ पे कई सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं। हालांकि यहाँ पे जो मुझे लगा कि जो फील्ड्स होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे एमबीबीएस नहीं है इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो जो लोग एमबीबीएस, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ये ज्वाइन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई ओके नहीं कर रहा है। आपके पास आ रहा है कोई ऑप्शन एक इससे? मिनट, हाँ मुझे वापस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर और रुक जाते हैं मेरे हिसाब से। हाँ चलें, थोड़ी देर ऐसे बताते रहे आप हंगरी के बारे में, सेंजन वीजा वगैरह, घूमने के बारे में। घूमने, हाँ घूमना फिरना तो सबको बहुत फेवरेट है, तो उसमें तो मज़ा आएगा आप सबको कि आपको यहाँ पे
पूरे यूरोप में आप कहीं भी जा सकते हैं शेंजन वीज़ा के थ्रू। 2 कंट्रीज़ आप नहीं जा सकते हैं जो कि ब्रेक्सिट के थ्रू जा चुकी हैं यहाँ पर से। यूके आप नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे किसी भी जगह जा सकते हैं, स्पेन। हाँ हेलो, हाँ कोई कुछ कह रहा था, बताना। सामी हबीब 7:30 बजे नमाज है हमारी तरफ। अच्छा नमाज तो यार अब तो इसे इंटरप्ट करनी मसला ये है कि हम सब अलग-अलग जगहों से, जैसे मैं यहाँ पे हंगरी से हूँ और सीरीन जो है हमारी ये ताइवान में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा उसको देखना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट और का है ना पूरा चक्कर, मैं ईस्ट में हूँ, वो वेस्ट में है, तो मुझे यहाँ तो रात थोड़ा, होती है 11 बजे। और ये यहाँ पे अभी 2:45 हुआ है, तो अब वो एग्जैक्टली सारी चीजें तो मैच नहीं कर सकती थी। हाँ कोई कुछ कह रहा है? ये सर मुझे इसका सर मतलब एक प्रोसीजर चाहिए कि सर कैसे वहाँ पे आ सकते हैं हम हंगरी में, जैसा कि जो है रहेगा कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, सो हाउ कैन वी। हाँ वही बताने जा रहे हैं, अब ये पूरी एग्जैक्टली हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ लोग और यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, सबको ज्वाइन करने देते हैं और फिर उसके बाद में हम ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ओके सर। अब मेरे हिसाब से अब थोड़ा शुरू करते हैं। हाँ, तो बता रहा था यहाँ पे घूमने फिरने का, चलें पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि घूमना फिरना क्या है। सबसे पहली चीज़, बहुत खूबसूरत सिटी है यहाँ पे, जो जैसे मैं हूँ यहाँ बुडापेस्ट। उसके अलावा पूरी कंट्री काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे काफ़ी सारे और जो ब्यूटीफुल अनदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप स्पेन जा सकते हैं, क्रोएशिया जा सकते हैं, और भी कई जगहों पे आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। 28 कंट्रीज़ का आपको वीज़ा मिलता है यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में। तो अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तो ये परफेक्ट प्लेस है, और मेरे हिसाब से यूरोप घूमने के लिए सबसे बेहतर जगह है। स्विट्ज़रलैंड जाना हो आपको, या आपको ग्रीस जाना हो, तो सबसे बेहतर जगह है घूमने फिरने के लिए। हाँ, लेकिन साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मोटिव है जिसके लिए हम आते हैं। ये नहीं कि आके यहाँ पे आपको सिर्फ इस टारगेट के साथ में आए कि नहीं मुझे तो यहाँ पे सारी सारी कंट्री घूमनी है फिर वापस जाना है। तो घूमने के लिए काफी खूबसूरत है। वैसे अपने फोटोज वगैरह तो देखे होंगे यहाँ पे। यस सर। और मौसम जो है काफी यहाँ पे ठंडा रहता है। आप अनम्यूट मत हो अभी, अनम्यूट का मौका देंगे इंशाल्लाह, जब आपके पास क्वेश्चन होगा ना फिर आप अनम्यूट होना। ओके सर। तो लोग तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ पहले, आप फिर बाद में कर। चलें ऐसा कर लें, मैं तब तक ऐड करता हूँ लोगों को। पर मैं शेयर स्क्रीन कैसे करूँ? हाँ होता है, हो रहा होगा। अच्छा शिरीन भाई, मुझे ये डाउट क्लियर करना था कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा, या मतलब इतने सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ तो शॉर्टलिस्ट होगी ना? सर आएगा, सर है इंक्लूडेड पीपीटी में। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं लोगों के ज्वाइन करने का, वो नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो यासिर भाई आप ही जाए, मुझे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है यहाँ पे। कंटिन्यू करें आप थोड़ा सा, क्या कहते हैं। हाँ चलें, आप ट्राई करें। अच्छा entire screen present now। हाँ गया। स्क्रीन दिख रही है मेरे सामने? Yes sir, it is visible on our screen. Okay, so let's proceed.
ओके सर। तो बेसिकली जो है ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप जो है, जो इसको हम देखेंगे अभी। इसमें जो भी प्रोग्राम है, जैसे किस प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा, कौन सा फील्ड है, इंजीनियरिंग है या फिर आर्ट्स है, तो इसमें जो है ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स है, सारे के सारे। तो इसमें ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपको इसमें जो बैचलर्स के हैं, जो अब मास्टर्स के हैं, जो पीएचडी के हैं, और चाहे कोई सा भी कोर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, बिजनेस हो, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्सेज सर्च करने हैं कि मुझे डिटेल में मेरा सिर्फ फिल्टर लगा के, तो ये आप मोर सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सारा चीज मिल जाएगा कि आपके इंग्लिश स्टडीज कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडीज कौन से प्रोग्राम है, आपकी फील्ड का है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और दूसरी चीज है कि आप 2 या 3 यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। सिर्फ दो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। तो आप पहली जो आपकी प्रायोरिटी है वो आप फर्स्ट लिस्ट पे रखें, फिर दूसरी आप रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग है या फिर द रैंकिंग है या फिर हंगरी की अपनी कोई रैंकिंग हो, तो वहां से आप सर्च करके वो अप्लाई, या किसी सीनियर से जो पहले वहां गए हैं उनसे राब्ता करके फिर आप इससे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस आपकी पहली अक्सर हो जाती है, तो उसमें आपको पहला वाला जो डालना है वो थोड़ा सा, अक्सर लोग जो इंजीनियरिंग फील्ड के वो बीएमई डालते हैं, और जो आर्ट्स कॉमर्स वगैरह के वो सेगेट वगैरह भी डालते हैं। उसके बाद जो ये स्कॉलरशिप जो है बेसिकली वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट पर है। ऐसा नहीं है कि हंगरी जो है खुद से ये देती है, नहीं। जबकि जब तक किसी इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट हर साल रिन्यू होता है कि इस साल मिलना है या नहीं मिलना है, तो इसके रूल के हिसाब से होता है। तो इसमें यूजीसी जो है वो नोटिफाई करती है, असाइन करती है कि कितने सीट्स कितने फील्ड में होनी चाहिए। जैसे बैचलर में 50 सीट्स हैं इस बार, ये यूजीसी की वेबसाइट पर है दिया हुआ सारा सारा डाटा। तो बैचलर में जो है वो 50 है हर फील्ड में, सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि हर फील्ड के जो भी बैचलर प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे वो 50 स्टूडेंट्स को लेंगे। तो बैचलर वालों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि ज़्यादा लोग इसे अप्लाई करते नहीं है। बहरहाल अब तो फिर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर ईयर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, पर फिर भी ये 50 सीट्स जो है बैचलर के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे अप्लाई करोगे। और मास्टर्स बैचलर वाले पीपल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और +2 वाले भी, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स के हों। परसेंटेज थोड़ी अच्छी होनी हो चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो पहला क्राइटेरिया जो है वो यूजीसी का है। तो यूजीसी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, यानी नॉमिनेट करेगी कि आपको हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए। अगर वो नॉमिनेट कर देती है तो फिर आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन यूँ समझो कि 90% चांसेस हैं फिर आपके सिलेक्शन के। इसी तरह मास्टर जो है वो 75 पे है, 75 सीट्स हैं इसमें। डॉक्टरल और पीएचडी जो है वो 30 कैंडिडेट्स को लेते हैं। और एक जो है ये न्यू शायद ऐड किया है इस बार या पिछले बार भी, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, लिटरेरी ट्रांसलेटर। ये आप किसी को जानते हो, जो आपके किसी फैमिलियर हो कि कोई इस तरह का कोर्स कर रहा हो, ये 6 मंथ्स या 1 ईयर का होता है। तो अगर आप उसे रिकमेंड कर दो तो वो भी अप्लाई कर। तो इसमें सिलेक्शन 5 सीट्स होते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये भी लोग पता होगा कि ये जाते हैं कि नहीं जाते, रह जाती होगी। और दूसरी ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एंड रिसर्च जो है, ये है कि इसमें अच्छे खासे सीट्स इन्होंने दिए हैं 40। ये बेसिकली होता है मास्टर्स के लिए, जो 1 सेमेस्टर कर चुके हैं या 1 साल इंडिया में कर चुके हैं, और वो 6 महीने के लिए या फिर 1 ईयर के लिए जो है हंगरी जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए, तो उनके लिए है ये। तो ये भी एक अच्छा है कि जो एमटेक में है, जो मास्टर्स कर रहे हैं किसी फील्ड्स में, आर्ट्स मास्टर्स, एमकॉम या एमए, वो 1 साल या 1 सेमेस्टर कर चुके हैं और वो फिर 1 साल आके यानी हंगरी में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये भी लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, एक चीज़ मुझे बतानी थी कि
जिन लोगों का इंटरेस्ट ना है तो वो जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही ना करें, क्योंकि एक बार यूजीसी ने जो 200, ये टोटल मिलाकर 200 सीट्स हैं, अगर एक बार फाइनलाइज कर दिया तो फिर वो फिर दोबारा वो लिस्ट नहीं बनाते। पहले 2 साल पहले ऐसा होता था कि वो 2-3 लिस्ट निकालते थे, अगर किसी ने डिफर कर दिया तो वो फिर से लिस्ट निकालते थे जो वेटिंग में होता था। अब जो है यूजीसी 200 ही लगा दे, 200 ही लिस्ट निकालती है, और वेटिंग में भी मुश्किल से जो लोग होते हैं कुछ ही लोगों को वेटिंग निकालती है, बाकी अगर किसी ने छोड़ दिया तो वो सीट्स बर्बाद हो जाती है। तो अगर आप का पहले से कहीं पे एडमिशन मिल गया या फिर आप सिर्फ ट्रायल मारो तो ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भरते हैं। एमयू से ही खुद अच्छे खासे लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, 70 के प्लस लोगों का एडमिशन हो चुका है। तो अगर इंटरेस्ट ना हो तो अभी से ही नहीं भरनी, ठीक है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, मतलब कहीं एडमिशन नहीं है, तो फिर तो ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई करने का एकदम सीधा तरीका है, कोई टफ प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। सबसे पहले जो आप अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, जो 2 स्टेज में अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो हंगरी की वेबसाइट में होगा, उससे आपको अप्लाई करनी, फिल करनी है सारी। जब वो फिल हो जाए तो उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, और उस प्रिंट आउट जो है वो क्लियर हो, और उस प्रिंट आउट को सारे डॉक्यूमेंट के साथ यूजीसी के वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म, एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ये प्रिंट आउट ऑनलाइन Sir, ऐप। sorry for interrupting you. हम्म Actually, sir, your voice is too cracking, sir. So I'm unable to understand what you're saying. डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और Yes. Yes, sir, I can understand both languages. ओके, सो नाउ इट इज क्लियर, आप Yes, सुन sir, पा रहे it's हो? totally. Yes, sir. ओके ओके, सो पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करोगे हंगरी की वेबसाइट पे जाकर। जब Yes, ऑनलाइन sir. एप्लीकेशन फॉर्म, आप म्यूट कर दो उधर से थोड़ा Yes, sir. सा। तो पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। पहला स्टेप तो ये होगा, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके, मोटिवेशन लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर चाहिए तो, और सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाए तो आप उसकी पीडीएफ प्रिंट करोगे, कलर कॉपी। देन उसके बाद आप ये यूजीसी की एक एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने एक पेज की दी हुई है, यूजीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, या मैंने फेसबुक पे भी डाला था। तो वो एक तो यूजीसी की एप्लीकेशन, एक प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद ये 10th सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज एज के लिए तो ये सबके पास होता है। फोर्थ में ये मार्कशीट ऑफ द लास्ट एग्जाम पास। तो इसमें अगर वो लास्ट एग्जाम मांगे तो आप सिर्फ लास्ट एग्जाम ही दो, यानी सिर्फ अगर कोई बैच मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ बैचलर का, और अगर कोई बैचलर के लिए कर रहा है तो डिप्लोमा का या क्लास 12 का। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अवेटेड हो तो फिर आप 11 का, और फिर उसी तरह से देना। तो ये आप पढ़ के यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर भाई अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो, मतलब मैं फाइनल ईयर में हूँ। हाँ ओके, जब फाइनल ईयर में हो तो आप फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अवेटेड है तो फिर आप जो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है वो अपलोड कर दो, और फिर वो यूनिवर्सिटी से ले लो कि मैं इस साल फाइनल ईयर में हूँ और एक्सपेक्टेड मेरा जिस मंथ में तुम्हारा कंप्लीट हो रहा हो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो वो आप वहां से ले लो और उसे सबमिट कर दो। ये उसके बाद फिर आप या सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया सर। एक मिनट क्वेश्चन आप बाद में पूछना, अभी फिलहाल मैं स्लाइड नोट कर लो आप, हाउ टू अप्लाई वाली स्लाइड मुझे इतना बताना, फिर मैं बैक आ जाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे आप कंटिन्यू करने दो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पासपोर्ट जो है, वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, पर चूंकि
बहुत सारे लोग भरते हैं, तो इंडियन यूजीसी जो है, मे बी, ये सिर्फ मेरा आइडिया है, वो कंसीडर करती है कि कौन पहले से तैयार है। तो आप कोशिश करो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसे सबमिट करो, और नहीं है तो फिर बनवा लो उसे और उसे सबमिट करो। अभी काफ़ी टाइम है तो कोई मसला नहीं होगा। तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट भी उन्हें देनी है। ठीक है, ये 5 डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा है तो 5 ही देनी है, छठा कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए। हम करते हैं क्या कि सारी चीज़ें लगा देते हैं कि इससे वेटेज बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। वो प्रेशर बढ़ता है उन पे, वो इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक इन्वेलप में डालकर, यूजीसी एड्रेस जो है वो वेबसाइट पे दिया हुआ होगा, वहां पर आप जो है उससे सेंड कर दो। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो डॉक्यूमेंट पहुंचने की वो 2 जनवरी है, पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15 जनवरी है। तो आप लास्ट डेट के लिए तैयार ना हो। वो इंडिया है, इंडिया में पार्सल, अभी कोरोना के भी टाइम है तो पार्सल वगैरह में टाइम लग सकता है। तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। ठीक है, और अभी तो सिर्फ नवंबर एंड ही होने वाला है, तो विद इन 15-20 days आई थिंक इट्स एनफ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले, यूजीसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करेगी, और उसके बाद वो रैंक प्रिपेयर करेगी एक लिस्ट की। उस रैंक को वो कैसे प्रिपेयर करेगी, तो आपकी परसेंटेज देखकर, आपकी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट और मांगा है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो यूजीसी प्रेफर करती है, प्रायोरिटी देती है उनके लिए जो पास आउट हो चुके हैं। फ्रेशर का रेशियो बहुत बहुत ही कम होता है, तो उस हिसाब से वो सारी उनकी क्राइटेरिया है। वो तो मुझे नहीं पता कि यूजीसी की क्या क्राइटेरिया है, तो फिर उस क्राइटेरिया को लेकर वो रैंक बनाती है कि रैंक 1 ये कैंडिडेट, रैंक 2 ये कैंडिडेट, इस तरह से 200 रैंक। तो टॉप 200 रैंक को जो है यूजीसी नॉमिनेट करती है हंगेरियन यूनिवर्सिटी को, और स्कॉलरशिप टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो स्कॉलरशिप कमिटी, उसको, कि इसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करो। ठीक है, फिर वो हंगेरियन यूनिवर्सिटी जो है अपनी एडमिशन प्रोसीजर और स्कॉलरशिप सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज, ये सब करवाती है। वो तब होगी जब आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग हो जाएगी, यानी वो पहले वो देख लेंगे आपकी मोटिवेशन लेटर, उसके बाद आपकी सीपीआई परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जो भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें जब देख लेंगी तो उसके हिसाब से फिर वो रिटन टेस्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज रिटन टेस्ट भी लेती है, इंटरव्यूज भी लेती है, यानी दोनों। कुछ जो है वो सिर्फ रिटन टेस्ट, कुछ जो है सिर्फ इंटरव्यूज। तो ये इसमें कोई मसला नहीं है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद फाइनली जो है वो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो है आपको हंगेरियन यूनिवर्सिटी जो है नॉमिनेट करेगी, जब आप उसके सारे सिलेक्शन प्रोसीजर्स पे आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीज़ें सही है, और आप डिजर्व करते हो, तो फिर वो हंगेरियन यूनिवर्सिटी जो नॉमिनेट करेगी टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन को, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फिर वहां से टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन जो है वो स्कॉलरशिप देती है। तो प्रोसीजर तो बहुत सारा है, पर अगर किसी ने, अगर यूजीसी ने, अगर आपका नाम जो यूजीसी नॉमिनेशन लिस्ट में आ गया, जो वो फरवरी एंड में निकालती है, अगर आपका नाम उसमें आ गया, यानी यूजीसी ने नॉमिनेट कर दिया आपका, तो आप यूँ समझो कि 90% सिलेक्शन चांसेस हैं। पिछले ईयर और इस बार में भी कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना शायद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कुछ चेंज करा था, तो इसलिए आप वो सब देख लो ध्यान से कि वेबसाइट में, और मेल करके उन्हें पूछ लो कि टॉफल आईएलटीएस मैंडेटरी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी से एक बार फिर से, ताकि कंफर्मेशन हो जाए, एंड टाइम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देन जो है ये अगर इंग्लिश माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है इंग्लिश कोर्स का, तो वो टॉफल और आईएलटीएस के काम कर जाएगा? हाँ, वही तो बताया ना मैंने अभी। क्वेश्चन मैं बाद में करता हूँ, अभी आप पहले सुन लो, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी प्रोसीजर्स जो है वो चेंज करी है, तो उसमें किसी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था, या किसी ने मुझे बताया था कि उसमें टॉफल और आईएलटीएस मैंडेटरी है। तो आप जब वो मैंडेटरी कहते हैं ना,
तो फिर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2 या ना 2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। टॉफल सर चाहिए। वॉइस आप सर। वॉइस साफ नहीं आ रही? यस सर। मुझे आप लग रहा है कि तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास क्लियर वॉइस आ रही है। हाँ मोहम्मद सर, एक्चुअली द सर वॉइस इज क्लियर। आ रही है सर, कैरी ऑन प्लीज। हाँ, अगर तो किसी को नहीं आ रही है तो वो फिर रिफ्रेश करे, दोबारा ज्वाइन करे, फिर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। देन जो है नेक्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप हंगरी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो है सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस होनी चाहिए। हमें आदत होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की, हालांकि जो काम का होता है वो नहीं दे पाते हैं और बाकी जो चीज़ भी होती है हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो राइट साइड में ब्लू कलर में है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जब आप सबमिट कर दोगे तो फिर एक फॉर्म निकलेगा, प्रिंट आउट करनी है जैसे पहले बताया मैंने। मोटिवेशन लेटर ब्रीफ में मैं सिर्फ यहाँ बता देता हूँ कि ये सबसे पहले तो मिनिमम 1 पेज होना चाहिए, 1 पेज एंड 1.5 पेज। टाइम्स न्यू रोमन उन्होंने लिखा हुआ है तो टाइम्स न्यू रोमन में ही होना चाहिए। 12 पॉइंट फॉन्ट है ये, तो 12 पॉइंट में होने चाहिए। लाइन स्पेसिंग आप 1.5 रख लो। तो ये गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दें, कैसे भी लिख दें और सबमिट कर दिया, ऐसे नहीं होता। मैंने बहुत सारे को देखा था, उन्होंने बस लिख दिया एक तरीके से और फिर ना वो जस्टिफाई करा है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, बस ऐसे ही सबमिट कर दिया। तो ये नहीं है, बल्कि आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा बिल्कुल। उसके बाद फिर आपका अच्छा मोटिवेशन लेटर जो है आप खुद से लिखो, फिर उसको चेक करवाओ किसी से और फिर 2-3 लोगों से अपने फ्रेंड में चेक करवाओ और उसके grammarly.com से ग्रामर उसकी सही करवाओ, फिर उसे अपलोड करो। अपलोड भी करनी है और एप्लीकेशन में लिखना, टाइप भी करना है। टाइप करने का मतलब है कॉपी, और कहीं से आप कर लो कॉपी वर्ड से और फिर उसमें पेस्ट कर दो। और तीसरी चीज जो है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी मीन्स ये है कि आपको इंग्लिश आती है, इसका प्रूफ वो मांगते हैं। तो इसकी प्रूफ में टेस्ट होता है, टोफल होता है, आयल्स होता है, दोनों सेम ही होता है। कहीं ब्रिटिश कराती है आयल्स और टोफल अमेरिकन, तो कोई सा भी आप दे दो। और तीसरी जो है होती है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि यूनिवर्सिटी से मिल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये इसने सारे कोर्सेज इंग्लिश में लिए, एग्जामिनेशन इंग्लिश में हुआ है। तो ये हंगरी में अलाउ है, बाकी जगह बहुत ही रेयर जगह होता है। अदरवाइज वो प्रूफ मांगते हैं, इंटरनेशनल टेस्ट दो आप। तो आप हंगरी के लिए नहीं चाहिए होता है, फिर भी आपको यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो आपने चूज करी है, बीएमई चूज करी है, किसी प्रोग्राम में चूज करा है, तो उनसे मेल करके पूछना पड़ेगा कि मेरे पास नहीं है और मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो फाइल अटैच करके ईमेल से आप उनसे पूछ सकते हो। और हंगरी के अलावा बहुत सारे जगह में आपको वो चाहिए होता है। तो अगर आप बेटर जगह जाना चाहते हो और अच्छी जगह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हो तो फिर तो आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, इससे आप भागो मत। चौथी चीज जो है वो स्कूल सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसलेशन। ये सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन मींस ये हो गया आपका डिग्री। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री इनफ है, बैचलर डिग्री इनफ है, +2 और 10th की जरूरत नहीं है। और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा, और जिसने डिप्लोमा और +2 दोनों कर रखा है तो वो सिर्फ डिप्लोमा दे जो रिसेंट वाला है। ठीक है। और चौथी चीज जो है नेक्स्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट एंड रिकॉर्ड्स। ट्रांसक्रिप्ट आपको यानी यूनिवर्सिटी से निकल जाती है, डिप्लोमा वालों को भी निकलती है और बी वाले भी निकाल देते हैं, बैचलर वाले। हर फैकल्टी में अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग चार्जेस हैं। इंजीनियरिंग फैकल्टी में आरपी यूनिट से निकल जाएगा और फिर अदर फैकल्टीज में, अदर डिपार्टमेंट में वो आप ऑफिस में बात करोगे तो वो बता देंगे कैसे निकलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हो उन्हें, मगर एक डिक्लेरेशन देना होगा आपको, लाइक ये प्रोवाइड डिक्लेरेशन अदरवाइज रिजेक्टेड, यानी डिक्लेरेशन ये देना होगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट को
अगस्त से पहले पहले सबमिट कर दूंगा। अगर आपने कुछ भी अपलोड नहीं करा, उसे खाली छोड़ दिया, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे डिक्लेरेशन एक वर्ड फाइल में लिख लो और फिर अपना बस वर्ड फाइल में 2 लाइन लिख देना है और नीचे अपना नाम लिख देना, हो गया बस। एप्लीकेशन आईडी लिख देना उसमें जो जनरेट होता है जब आप आईडी बनाओ तो। उसके बाद फिर नेशनल आईडी और कॉपी ऑफ द वैलिड पासपोर्ट। सो पासपोर्ट जो है अब आपको सबके पास रहता है, वो दे दो। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर इसके लिए भी आप डिक्लेरेशन दो, कोई दूसरा आईडी मत दो। आधार कार्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन किसी वर्ड फाइल में लिख दो कि मेरे पास पासपोर्ट इस टाइम तक हो जाएगा। और ये एक है एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन ऐप सिस्टम। तो ये एक पीडीएफ फाइल होगी कहीं पर, आप उसे डाउनलोड करोगे, उसमें कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। उसके बाद अपने हाथ से साइन करनी है आपको पेन से, और फिर उसे स्कैन करके फिर दोबारा अपलोड करनी है। तो ये कुछ नहीं है, बस उस जो दिया हुआ है उसे डाउनलोड करनी है, उसमें अपनी साइन करनी है, फिर उसे फिर से एप्लीकेशन में स्कैन करके अपलोड कर देनी है। और ये सारी चीज़ें हो गई आपकी बैचलर और मास्टर्स के लिए। रिसर्च प्लान जो है वो पीएचडी वालों के लिए है। रिसर्च प्लान बेसिकली जो है हंगरी में जो इस स्कॉलरशिप के अंदर है, वो पीएचडी में जो एडमिशन होता है वो एक टॉपिक निकालते हैं। आप हर यूनिवर्सिटी की अपनी टॉपिक होती है, तो आप मेल करके उनसे पूछो कि पीएचडी के लिए मुझे कैसे अप्लाई करनी है, वो बताएंगे आपको। फिर वो टॉपिक भी देंगे। उस टॉपिक के बाद सुपरवाइजर का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप भरोगे ना, तो यानी चॉइस निकल के आती है, मैं फर्स्ट चॉइस ये टॉपिक है, सेकंड चॉइस ये टॉपिक है। तो जब उसे सबमिट करोगे तो वो खुद ब खुद जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ये जनरेट होगा ऑटोमेटिक। ये बीएमई में है, बाकी जगह आपको मेल करके पूछना पड़ेगा, तो वो खुद से जनरेट हो जाएगी। किसी सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उससे आपको एक्सेप्टेंस लेटर या सुपरविजन लेटर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद जब आप टॉपिक चूज करोगे और वो फॉर्म भरोगे, वो फॉर्म आपको मिलेगा, ईमेल करके उनसे लेना पड़ेगा वेबसाइट से। तो जो बीएमई की है, जो आपकी पहली चॉइस है, उसके पास जाके उनसे पूछो कि ये पीएचडी के लिए अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, ये स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर और रिसर्च टॉपिक कहाँ से मिलेगा मुझे। फिर उसी टॉपिक पर आपको जो आपने पहली चूज की है, सिर्फ पहली वाली टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च प्लान लिखनी है 2 पेज में, कि रिसर्च कैसे करना, आपका प्लान क्या है, मतलब टॉपिक क्या है, मेथोडोलॉजी क्या होगा, टाइम प्लान क्या है, कितने दिनों में होगा, ये सारी चीजें। फिर एक डॉक्यूमेंट आता है लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। ये जो है आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है मास्टर्स के लिए जरूरत अभी तक तो नहीं थी, इस बार भी शायद नहीं है। अगर नहीं है तो फिर देने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो मतलब वो करेंगे ही नहीं उसको प्रोसीजर में। और पीएचडी वालों के लिए मैंडेटरी है, तो पीएचडी वालों को लिए देना ही पड़ेगा। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, पर यह है कि आप किसी हार्ड कॉपी में लिखकर साइन करवा लो, फिर उसे स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। फिर उसके बाद जो है पोर्टफोलियो, ये आर्ट्स, आर्किटेक्चर और इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो उनके लिए है। ऑडियो पोर्टफोलियो जो आपको काम दिखाना आर्ट्स वगैरह, इन सब के लिए। ठीक है, यहाँ से अब यासिर भाई कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग से ध्यान से सुनो। ठीक है यासिर भाई। ठीक है, तो आप मुझे जो है हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो मैं आता हूँ इस पे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज पे। क्या रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज में क्या करना है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में यूजीसी सेंड करना है। यूजीसी ने अगर आपको नॉमिनेट कर दिया तो उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यूज़ के लिए इनवाइट करेगी। अब वो
किसी तरह का हो सकता है, वो उनके ऊपर, हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का प्रोसीजर है। कुछ यूनिवर्सिटीज रिटन टेस्ट ही सिर्फ कराएंगे और कुछ इंटरव्यूज उसके साथ में कराएंगे, और कुछ जगहों पे सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं। खैर वो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, टेस्ट भी अपने अपने तरह से लेते हैं वो। कि किसी जगह पे सिर्फ एक टाइप का ये लॉजिकल टेस्ट होता है, किसी जगह पे ये जो है आपकी स्किल्स उसमें देख चेक करते हैं। खैर अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता कि आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ वो पूछ लें। और कई मैंने कोर्सेज में यहाँ पे ये पढ़ा है कि अगर उनको लगता है कि आपने सपोज आइल्स टॉफल जो उन्होंने रिक्वायर्ड था उन्होंने नहीं दिया, तो कभी वो जो है ये भी साथ में लिखते हैं कि स्काइप इंटरव्यू के थ्रू वो आपकी इंग्लिश चेक कर सकते हैं कि आपके पास सफिशिएंट स्किल्स हैं कि नहीं है। तो ये एक अलग से इंटरव्यू इंग्लिश चेक करने के लिए भी वो ले सकते हैं। तो ये हर एक कोर्स के ऊपर, हर यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपका इंटरव्यू आपका हो गया, आपका टेस्ट आपका हो गया, ठीक है। अब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से मिलने के बाद में फिर आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर, स्कॉलरशिप ऑफ अवार्ड मिलेगा जो कि टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन आपको देगा, ठीक है। आपको जैसे ही यहाँ पे ये एडमिशन लेटर्स यानी एक्सेप्टेंस लेटर, अवार्ड लेटर ये मिलते हैं, आपको अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लेना चाहिए वीज़ा के लिए, क्योंकि उसमें टाइम अगर लगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एज सुन एज यू गेट योर एडमिशन लेटर, यू शुड गो फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट। और जब वहाँ पे आपको एक वक्त उन्होंने अलॉट किया, अच्छा वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना बहुत हार्ड नहीं है, आपको एक ईमेल आईडी है जो बाद में आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप पे, उस पे आपको एक उन्हें मेल सेंड करना है और वो आपको एक टाइम बताएंगे, एक डेट फिक्स करेंगे आपके लिए। आप उस डेट में उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होइए, तो फिर वहाँ पे आपके वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप वो मिस करते हैं तो दोबारा आपको जो कोई और टाइम देंगे जिसमें आपका फर्दर टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, और इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं कि वीज़ा के लिए जब आप जाएँ तो आप क्या लेके जाएँ, आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या वो माँगते हैं, ठीक है। अ, एक हमारे टाइम पे कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं उस टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं होता। लोगों ने कहा था कि टिकट्स होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा खुद का तजुर्बा ये है कि आप वीज़ा से पहले टिकट ना लें, क्योंकि हमको नहीं पता होता कि आपका वीज़ा जो लगेगा वो कब से स्टार्ट होगा। मैंने लिया था टिकट तो मैंने शायद 25 अगस्त का मेरा टिकट था, और मुझे जब वीज़ा मिला तो वो 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे फिर उसे रीशेड्यूल कराना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वीज़ा मेरा 2 दिन के बाद शुरू हो रहा था, मैं उस टाइम पे आता तो शायद यहाँ पे ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। तो वीज़ा से पहले टिकट ना लें तो बेहतर है। और एक और टाइप का टिकट मिलता है आपको, होल टिकट, तो उसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। तो आप वो लेके जाके दिखा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ थी, इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो वो कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस आपको कराना पड़ सकता है। ये सिर्फ ट्रैवल के लिए होता है और कॉस्टली नहीं होता मेरे हिसाब से, लेस देन 1000 आपको इस पे एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड ये चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ में आपको यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए जो है उन्होंने एक फॉर्म दिया होगा। तो क्योंकि वीज़ा के लिए जाएंगे तो ये देखेंगे कि आप वहाँ जा रहे हो तो आप वहाँ कहाँ रुकोगे। इन केस आपके पास वो नहीं है तो आपके पास फर्दर क्या चीज़ है जहाँ पे आप जाके रुकोगे, ठहरोगे, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। उसके अलावा तो वो ख़ास कोई इंटरव्यू नहीं लेते, सिंपल सा इंटरव्यू होता है वहाँ पे कि आपका क्या नाम है, किस फील्ड में है, और वहाँ पे कौन से किस सिटी में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ा-सा स्टडी करके जाएँ हंगरी के बारे में। कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आप हंगरी के बारे में क्या मतलब पता है, क्या जानते हैं? तो ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं, मैं बता सकता हूँ। जैसे एक रूबिक क्यूब गेम है, उसकी स्टार्टिंग यहाँ हुई थी, वो काफ़ी फ़ेमस है और इस पे काफ़ी कई बार वो एप्लीकेंट से क्वेश्चन करते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज़ विनर्स काफ़ी हैं। हमारी इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है लेकिन हमारे पास में जो है ज़्यादा नोबेल्स नहीं है, और यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री है, इसके पास तकरीबन सारे नोबेल हैं एक्सेप्ट नोबेल फॉर पीस। और ऐसे कई इनके नोटेबल जो पर्सन्स हैं उनके बारे में वो कुछ पूछ सकते हैं।
तो चांसेस यही होते हैं कि आपको वीज़ा, अगर आपके पास में स्कॉलरशिप मिल चुकी है, आपके पास में लेटर ऑफ अवार्ड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो चांसेस हाई हैं कि वो आपको वीज़ा देंगे। थोड़ा इसमें वक्त लगता है आपको वीज़ा के लिए। जब आप जाएंगे तो वीज़ा रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें आपको एग्जैक्टली वैसा ही लेके जाना है। जैसे कि उन्होंने अगर कहा है कि जो मार्कशीट है उसकी दोनों साइड अलग अलग पेजेस पे होनी चाहिए, ठीक है, तो आपके पास जो फोटोकॉपी होनी चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो वहाँ पे आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फोटोकॉपी कराने के लिए। और तो इस चीज़ का ध्यान रखें एग्जैक्टली कि जो कह रहे हैं हमें वो करना है, ठीक है। और आपको जब अपॉइंटमेंट में वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे, और फिर आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद किसी वक्त जो है वो बुलाएंगे। शायद इसके लिए मेल करते हैं वो कि आपका वीज़ा रेडी है, आप आके कलेक्ट कर लें। आपको वहाँ जाना है और उसे कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो वीज़ा मिलेगा वो आपका होता है 30 डेज का। जस्ट अ मिनट। यासिर भाई, जी हाँ, ये तो सारे एक मिनट, ये 10:30 तक सेट किया था, तो ये आगे जा सकता है ना? अगर आ, हाँ शायद, वरना दोबारा क्रिएट करेंगे अच्छा ठीक 15 मिनट, ठीक है। तो ये बता रहा था मैं कि यहाँ पे आपको वीज़ा मिल गया, ये आपका 30 डेज का होता है वीज़ा। यानी आप जिस दिन से एंटर होंगे उसके 30 डेज तक ये वैलिड रहता है, और उससे पहले पहले यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करके आपको रेजिडेंस परमिट यहाँ पे ले लेना होता है। वो इतनी हेक्टिक चीज़ नहीं होती। आपके पास में आपको यहाँ टैक्स नंबर और नेक आईडी, ये सारी चीज़ें जो कि हफ्ता भर के अंदर आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, आपको फिर उसके बाद रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। उसके बाद में कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की कि कितनी है। बैचलर और मास्टर्स के लिए ये 43,700 है, अराउंड 120-130 यूरो के। तो ये आपका स्टाइपेंड है, और प्लस इसके साथ में आपको अकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन मिलेगा 40,000 पर मंथ का। तो पहले स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं कि जो स्टाइपेंड है 43,000, ये क्या सफिशिएंट है आपके यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए? हाँ ठीक, ये सफिशिएंट है, आप इतने में खा पी सकते हो। और दूसरा अकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन 40,000। तो उस 40,000 का मसला यहाँ पे ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की डॉम में रहते हैं तो वो 40,000 आपको नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मिलेंगे। और फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मिलेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट अपना रहने के लिए कोई फ्लैट, कोई शेयर अपार्टमेंट, शेयर रूम, इस तरह से अगर आप खुद से आपको लेना पड़ता है तो वो कॉस्टली होता है। वो आपको 60,000 फॉरेन, 70-80,000 फॉरेन में पड़ता है जाके। तो अगर आप बाहर रह रहे हो तो ये अकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, फिर आपको और इसके लिए या तो घर से मंगाना पड़ेगा या फिर आपको खुद अर्न करना पड़ेगा। पीएचडी के लिए पीएचडी के लिए जो मंथली स्टाइपेंड है वो ज़्यादा है, 140,000 फॉरेन फॉर फर्स्ट 2 years, और आफ्टर देन 180,000 फॉरेन सेकेंड फेज के लिए, नेक्स्ट 2 years के लिए मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है, उसमें आप आराम से रह सकते हो। अकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन इसमें भी 40,000 ही आपको मिलता है। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस आपका रहता है, यहाँ पे एक ताई कार्ड बन जाएगा तो आप मेडिकली इंश्योर रहते हो। ट्यूशन फीस है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी में कोई पैसा पे नहीं करना है, किसी तरह की ट्यूशन फी नहीं। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई फाइन आता है तो वो अलग बात है। सपोज आप कोई कोर्स दोबारा रजिस्टर करते हो, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया और आपके 2 या 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, फिर आप एक और अटैम्प्ट लेना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं, वो आपको पे करना पड़ेंगे। अदरवाइज ट्यूशन फी या यूनिवर्सिटी को आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, सिर्फ आपको पैसा आपके रहने और खाने के लिए यहाँ पे मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन होंगे वो भी क्वेश्चन आंसर सेशन में हम पूछते एक हैं। चीज मैं ऐड कर दूं यासिर भाई इसमें, हाँ बताएं। बैक करेंगे। हाँ, ये जो आपको हॉस्टल है ना, एकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन, ये हॉस्टल फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सबको मिलता है। इवन बुडापेस्ट में सबसे मुश्किल होती है, बीएमई वगैरह में। फिर भी अगर आपने टाइमली रिप्लाई करा उनको, वो मेल करते हैं, एक फॉर्म देते हैं, अगर उन्हें आपने जल्दी से जल्द कर दिया तो आपको मिल जाता है। अगर डॉर्मेट्री नहीं मिली और आपको बाहर रहना पड़ा तो फिर ये अमाउंट जो है आपको थोड़ा सा और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जैसा कि यासिर भाई ने बताया।
तो फिर ये सेविंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है, आप अपना कर सकते हो। ठीक है, ठीक जी। जी, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या कर सकते हैं, फिर फ्यूचर प्लान आपके। बेस्ट है ये कि आप यहाँ से सपोज़ आप ऑलरेडी 12th करके आए हैं, आप बैचलर करिए, मास्टर कहीं और अप्लाई कीजिए या यहीं अप्लाई कीजिए। बैचलर करके आए, आप मास्टर के लिए कीजिए और पीएचडी के लिए जाए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरे यूरोप का मसला ये है कि यहाँ पे सब अपनी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, सब अपनी लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है वो बोलते हैं, उसको तरजीह देते हैं। यहाँ पे जैसे हंगेरियन लैंग्वेज है तो यहाँ पे जो फोकस रहता है इनका वो हंगेरियन लैंग्वेज पे रहता है। इंग्लिश इन लोग के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। उसके अलावा आपके पास यहाँ कोई सी भी और लैंग्वेज स्किल्स हैं, सपोज आप जर्मन बोल सकते हैं, आप स्पेनिश, आप पोर्चुगीज बोल सकते हैं, डच बोल सकते हैं, तो आपके लिए वो बेटर है अगर आप जॉब्स सीकिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और ये तकरीबन सारी ही फील्ड में है सिवाय कंप्यूटर आईटी में, क्योंकि वहाँ पे तो आपको इंग्लिश में ही सारे काम हो जाते हैं। तो जो कंप्यूटर आईटी सेक्टर में आ रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, बेहतर है भाई, उनको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी लैंग्वेजेस सीखने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप जॉब करें तो आपको लैंग्वेज कोई ना कोई सीखनी पड़ेगी। हंगेरियन सीख सकते हैं, लेकिन हंगेरियन बहुत टफ लैंग्वेज है, वर्ल्ड दुनिया में जो टफेस्ट लैंग्वेजेस हैं ये उनकी कैटेगरी में आती है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। पीएचडी एडमिशन, कुछ कहना है? हाँ, तो पीएचडी एडमिशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सपोज आप मास्टर्स कर चुके हैं तो पीएचडी कोशिश करें कि मास्टर के टाइम पे आप अपने जर्नल पेपर्स वगैरह जो है पब्लिश कर लें, तो आपको किसी भी दूसरी जगह पे आसानी होगी एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में। और शायद इसमें इतना ही क्योंकि वक्त भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको फर्दर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस पेज पे जाके आप विजिट कीजिए, आप इस पे कमेंट कीजिए। और उससे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से एक बार जो इसका कॉल फॉर एप्लीकेशन है, फिर वो चाहे ये स्कॉलरशिप हो या कोई और से स्कॉलरशिप हो, आप उसको पढ़िए एक बार। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, खुद से नहीं पढ़ेंगे, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये फुली फंडेड है। अगर आपने इसको स्कॉलरशिप के बारे में ज़रा सा भी कहीं पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, आप इसमें आप कॉल फॉर एप्लीकेशन पढ़िए, आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। जो नहीं मिलती है उसके लिए जो है हमें, लेकिन आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद भी शो करना पड़ेगा। और अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। ये सपोज मैंने एक इसमें खोला, कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसे मैंने सर्च किया था फाइंड प्रोग्राम में से। ये फाइन प्रोग्राम में से मैंने मास्टर्स में सेलेक्ट किया और फिर मैं इस कोर्स के ऊपर किया, तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह दे रखी हैं। ठीक है कि ये कहाँ पर है, कितने सेमेस्टर्स हैं, स्टडी लैंग्वेजेस की इंग्लिश है, अवार्ड एमएससी आपको मिलेगा। क्या चाहिए इसमें, बैचलर डिप्लोमा चाहिए या फिर हायर, और इंग्लिश में इनको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आपकी कंट्री एलिजिबल है कि नहीं है वो भी दिया हुआ है, इंडिया है। यहाँ पे दिया है साफ साफ इंग्लिश रिक्वायरमेंट में। इंग्लिश रिक्वायरमेंट में इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करेगा। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में या तो टॉफल, आइल्स 5.5 टू 6.5 फिर होना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और कई बार वो सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो कंडीशनल सिलेक्शन देते हैं कि आपको टॉफल क्वालिफाई करना है या आइल्स क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपको वो प्रॉपर कंफर्मेशन देंगे, अदरवाइज वो जो है आपको एक कंडीशनल लेटर दे देते हैं। अच्छा, और इसमें एक अदर रिक्वायरमेंट्स में भी दी है कि यहाँ पे आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आप तब भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप एक अपनी चॉइस ज़ाया कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, एक बार उसके बारे में पढ़ें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, और फिर उसके बाद में अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 2 यहाँ पे चॉइसेस हैं, तो उन 2 चॉइसेस को आप वेस्ट ना करें। ठीक है, तो अब 6 मिनट बचे हैं इस सेशन को एंड होने में। अगर एंड हुआ तो आप क्वेश्चन जो आपके हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके आ जाओ आप। सर सर जो एक क्वेश्चन है वो सर कहाँ पूछ सकते हैं सर? 1 मिनट, कोई एक क्वेश्चन भाई यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो है वो मैं कैसे करूँ, वो चीज यूनिवर्सिटी सिलेक्शन? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी आई एम सिलेक्शन
in chemistry, and I'm in final year of industrial chemistry. So how can I choose the master program, and which university should I choose? इसके लिए जो है ना, आप जैसे अभी यासिर भाई ने वो लिंक दिखाया था ना, मैं उसमें फिर से दिखा देता हूँ। तो उस लिंक में है ना वो सारे कोर्स वर्क होते हैं कि उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा कोर्स होता है और फिर उसकी प्रोसीजर क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, थेसिस कैसी है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं कुछ है, फिर शहर के साथ या कंपनी के साथ उसकी कोलैबोरेशन कैसी है, ये सब चूज करके आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। ये सब चीज़ें अगर आपको लगेगी कि ये सारे सब्जेक्ट तो अच्छे मुझे मतलब मेरे फील्ड का है, मेरे इंटरेस्ट का है, तो फिर आप जो है इसे इस बेसिस पे सिलेक्ट करोगे। दूसरी चीज़, रैंकिंग आप ज़्यादा मैटर नहीं करता, वैसे भी हंगरी की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये चीज़ भी आप अगर आपको शौक है तो देख सकते हो रैंकिंग, पर वो उतना फर्क नहीं पड़ता उसका। तीसरी चीज़ जो है आपका सिटी देख सकते हो आप, दो बड़े शहर हैं बुडापेस्ट और डेब्रेसन, इन दोनों के अलावा अगर आप सेगेट है, इन तीनों में आपको आप ट्राई करो, अगर इसमें प्रायोरिटी से दो, अगर इसमें मिल जाता है तो इसे सिलेक्ट करो, अदरवाइज दूसरों को। नहीं यासिर भाई कुछ? हाँ, मैं सोच रहा था कि कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करना है, तो ये मैं कह रहा था कि मैं दोबारा से इन्हें दिखा सकता हूँ। हम्म। ठीक है, तो हाँ प्लीज, ये बेटर होगा अगर थोड़ा दिखा दीजिए। मैं भी अपना लैपटॉप ऑन करके रखा हूँ, तो मैं भी सर्च कर लूंगा साथ साथ। यासिर भाई, सपोज आप मास्टर सर्च करना। जी will you please share the link which you are showing right now? लिंक ऑलरेडी जो हमने ग्रुप पे शेयर कर रखा है, अदरवाइज आप स्टिपेंडियम हंगेरिकम पे आप क्लिक करें गूगल पे, तो आप इस लिंक पे ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। वहां आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फाइंड प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, ब्राउज इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। सपोज आप इंस्टीट्यूशन वाइज आप चाहते हैं ब्राउज करना, तो यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सिटी वाइज आ रहे हैं कि आप बुडापेस्ट में ही आप रहना चाहते हैं, तो बुडापेस्ट में आपको 16 यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, जिसमें बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स है, बुडापेस्ट बिजनेस स्कूल और कॉर्विनस यूनिवर्सिटी। तो अब आप इस पे क्लिक करके किसी पे भी क्लिक करके आप उसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप सर्च करें कि आपके लिए कौन सा सही है, सपोज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एमएससी, ठीक है, आपके लिए आप इस पे कर सकते हैं। और बैचलर के लिए दिया है, सारे जो कोर्सेज हैं आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फाइंड प्रोग्राम्स में जाएं। स्पेसिफिक फील्ड सपोज आपको सेलेक्ट करनी है कोई बैचलर में, और आप बिजनेस से रिलेटेड सपोज आप चाह रहे हैं कि कुछ सर्च कर लें, तो बिजनेस से रिलेटेड है और लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो हमने सर्च किया, तो जितने बिजनेस से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ शो करा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन। आप उसके बाद में आपको जाके अप्लाई नाउ कर देना है, तो ये आपके प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। हाँ, किसी ने पूछा है कि मेरा डॉक्यूमेंट मैं जो यूजीसी में है, वो इन पर्सन सेंड कर सकते हैं या नहीं, तो इन पर्सन नहीं करनी है, आपको सिर्फ पोस्ट करनी है। आप एनवेलप में बंद करके उस एड्रेस पे पोस्ट करो, इन पर्सन इज वो सही नहीं रहता, आप उन्हें डायरेक्ट एनवेलप में पोस्ट करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, एक सेकेंड, वो किसी ने लिखा आई एम रिसेंटली पास्ड आउट डिप्लोमा एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो टोफिल तो 2 साल के लिए होता है, जब आप 4 साल पढ़ लोगे, 4 इयर्स बैचलर्स, तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। देना तो फिर भी पड़ेगा, ये एक रिक्वायरमेंट है, इसे हम बदल नहीं सकते। तो जितनी अगर 2 साल में एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है तो फिर से आपको देना पड़ेगा ये। सीरी, हाँ इन केस अगर सेशन एंड हो जाता है तो वापस तुम खुद से क्रिएट कर लेना, मैं ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक। वर्ड्स नहीं है, वो कैरेक्टर है, आपने पढ़ा नहीं ढंग से। कैरेक्टर है वो, लेटर्स, कैरेक्टर्स लिखा हुआ है उसे लेटर्स कहते हैं, 1500 लेटर्स, तो वो एक पेज भी मुश्किल से बनता है।
नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, पर यह है कि जिनके पास अच्छी प्रोफाइल होगी वो प्रायोरिटी जाएंगे। आपके पास डबल मास्टर के लिए आप अप्लाई करोगे तो जो अगर अदर लोग हैं जो बैचलर के पास डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है। हाँ, आई थिंक सिर्फ लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट चाहिए। आप एक बार देख लेना, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट है तो सिर्फ लास्ट सेमेस्टर ही सेंड करना है बस। सीरीन भाई, हाँ ठीक है, तो आप रहने तो वो इस पे लिख दो चैट बॉक्स में, दूसरों को देख ले थोड़ा। अच्छा ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली जो है आपको उसमें टेस्ट का नाम दिया होगा, टेम्पलेट भी दिया होगा, वो टेम्पलेट डाउनलोड करें, उसे लेके जाएं हेल्थ सेंटर में या फिर आ, हेल्थ सेंटर में ही हो जाएगा। हाँ। हेल्थ सेंटर से वो लिख के देंगे। सीरीन बता भाई, दो। सीरीन भाई आपने बताया था कि टोटल 50 सीट्स हैं बैचलर्स की, तो मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में 50 सीट्स एक पर्टिकुलर ब्रांच की नहीं है, या फिर टोटल ओवरऑल 50 है वो? टोटल इंडिया से 50 है वो। टोटल इंडिया से 50 है? हाँ, पर बहुत ज्यादा है वो भी, सो डोंट वरी। अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक है, किसी और के पास क्वेश्चन? मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब लास्ट सेमेस्टर से क्या किया है इन्होंने कि जो भी स्टिपेंडियम हंगेरिकम के थ्रू आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि आपको एक सेमेस्टर में तो हंगेरियन सीखनी ही सीखनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उससे ज़्यादा सीखना चाहें तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके बाद भी ले सकते हैं। मैंने 2 सेमेस्टर तक जो है इसे लिया था। तो अब आपसे जो आ रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको तो ये करना ही करना है, मैंडेटरी है। और मैंने जहाँ तक सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, कि जो लोग उसका जो यहाँ पे हंगेरियन सिखाई जाएगी उसका एग्जाम होगा, जो लोग उसका एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनको तो 43,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। अदरवाइज जिन्होंने नहीं क्लियर कर पाया, हालांकि क्लियर करना आसान होता है, उनको सिर्फ 30,000 फॉरेन ही वो एज ए स्कॉलरशिप स्टिपेंडियम देंगे। और उसके अलावा और दूसरे भी आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप जर्मन सीख सकते हैं, आप स्पेनिश सीख सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो भी यहाँ पे बोली जाती हैं यूरोप में, आप वो सीख सकते हैं। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है उर्दू। उर्दू नहीं है भाई, यहाँ हंगरी में उर्दू अनफॉर्चुनेटली नहीं है। थियोलॉजी वगैरह मिल जाएगी आपको, उर्दू हाँ, नहीं है। आए तो खैर लोग भरते रहे, ज्यादा लोग यहाँ हो जाएंगे तो उर्दू, तमिल, तेलुगु सब स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। किसी के पास कोई क्वेश्चन? सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। मेरा पिछले साल हमने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया था, लेकिन मैंने मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, तो मेरे क्रेडिट नहीं मिले थे, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस बार फिर से अप्लाई करता हूँ तो क्या चांसेस हैं यूजीसी नॉमिनेशन की? एक पहले मुझे एक चीज बताएं कि आपको रिजेक्ट किसने किया था? यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया था या यूजीसी ने ही नहीं आपको नॉमिनेट किया? यूजीसी ने नॉमिनेट किया था, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया था कि मेरे क्रेडिट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्चुअल मसला ये है कि वो मैच करते हैं, इसलिए आप कोई भी कोर्स, अगर आप डिफरेंट कोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक बार आप उस यूनिवर्सिटी की साइट खोल के उसका जो कोऑर्डिनेटर है उस कोर्स का, उसको आप मेल करो। आप उससे कंफर्म करो कि क्या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। आप अपनी चॉइस ज़ाया मत करो, 2 चॉइसेस मिल रही हैं, आप उसको प्लीज़ ज़ाया मत करो। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं अप्लाई, तब आप करिए। इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट में बहुत से लोग चाहते हैं कि करना, लेकिन यहाँ पे नहीं होता इतने आराम से। हाँ, लेकिन मेरे पास आपके लिए दूसरे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स करके कोर्स है, जो कि यहाँ पे कॉर्विनस यूनिवर्सिटी में और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ में है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और वो बहुत बेहतर कोर्स है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी है कि आपके पास में बैचलर आपका या तो मैनेजमेंट से हो या फिर कंप्यूटर साइंस से हो। तो लकीली आपके पास कंप्यूटर साइंस है, तो आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। तो यासिर भाई, नॉमिनेशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? नॉमिनेशन मींस यूजीसी से। यूजीसी से मसला ये है कि वो तो उनके अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं, वो किस स्टैंडर्ड के थ्रू वो सेलेक्ट करते हैं वो हमको नहीं पता। टू मीन शायद वो आपके जो मार्क्स हैं
जो भी बैचलर के मार्क्स होंगे उसके बेस पे सेलेक्ट करते हो मे बी। तो पिछली बार सेलेक्ट किया था तो चांसेस ये हैं कि इस बार दोबारा वो सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स और सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, और अब आपके पास एडवांटेज ये कि अब आपके पास में 1 ईयर गैप भी है, तो ये एज एन एडवांटेज वर्क करेगा यहाँ पे। तो यासिर भाई, जी सलीम भाई, ये फॉर्म्स क्या मतलब किस वेबसाइट पर मिलेंगे? जो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये हमें कहाँ से करना पड़ेगा सर? ये आप फेसबुक में पोस्ट है, उसे पढ़ो आप एक बार, फिर वहां से समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आप बता भी नहीं पाएंगे, कैसे बताएंगे पूरा फॉर्म। तो सर मेन वेबसाइट क्या है? मतलब सर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा ये सब पूरा इसका जो प्रोसीजर उसको पढ़ने के लिए? चलो मैं अभी लिंक यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप उसे देख लेना, सब मिल जाएगा। ओके सर। सलीम भाई, आपने क्या नाम है इसकी जो स्टडी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन नीचे रिक्वायरमेंट में इंग्लिश भी और B2 भी लिखी है। वो B2 जो है वो लेवल है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, सो B2 इज लेवल। सो तो B2 जो लेवल है वो इंडिपेंडेंट यूजर का लेवल होता है कि आप इंडिपेंडेंटली किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, तो वो B2 लेवल है। A1 बेसिक लेवल होता है, A2 somewhat better than A1, और C1 C2 ये प्रोफिशिएंट लेवल होते हैं। C2 खास करके वो नेटिव आप यूजर हो उस लैंग्वेज के। तो B2 एक स्टैंडर्ड है, और इसके लिए आइल्स में आपके पास 5.5 से ऊपर अगर आपका बैंड है आइल्स में, तो वो B2 में काउंट होता है। हेलो 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 जी यासिर भाई, हेलो यासिर भाई जी पूछें। जी, ये बता दें कि एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चंस किस तरह का पूछते हैं, उस हिसाब से हम तैयारी भी अपनी करते रहते हैं। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है? जी, मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट और एक वो डिब्रेशन। जी ठीक है। तो इसमें जो है आपको जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, वो फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड, आपको BME जो है फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसमें डिब्रेशन का मुझे पता नहीं। और अगर आप उसकी जो वेबसाइट है जहाँ अप्लाई करें, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके आप फर्दर डिटेल आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि हर एक के बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है, ना ही हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 400-500 कोर्सेज हैं, तो हर एक के बारे में स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकते, लेकिन हर एक के बारे में उन्होंने डिटेल डाल रखी है ऑलरेडी। तो आप एक बार उस पर क्लिक करके देखें, और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर की डिटेल वगैरह भी दी होगी, ईमेल एड्रेस होगा, जो चीज़ समझ में आए आप उनसे पूछें। ओके थैंक यू। जी भाई, एक सवाल और था भाई। हेलो शिरीन भाई, एक क्वेश्चन है सर जैसे भाई। हेलो हेलो जी भैया, क्या वहाँ पे जी शिरीन भाई, साइंस जी मैं ये पूछ रहा हूँ सर। एक मिनट मैं बोला तो बोले। हाँ परवेज बोलो। यस शिरीन भाई, एज क्राइटेरिया बता दिए कितना होना चाहिए? अगर किसी की 22 से अबव हो रही है तो थोड़ा सा उसके लिए क्या है मसला होगा आगे? ये भी तुम्हें पढ़ना होगा, अगर वो एलिजिबल है तो ठीक है, वरना फिर नहीं अप्लाई कर सकते। अगर एलिजिबल हो तो ठीक है, वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। वैसे जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग एज का मैटर यहाँ पे इतना नहीं है। हाँ, ये है कि 18 प्लस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यू शुड बी अबव 18, और अपर एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा यहाँ पे। ओके, शुक्रिया भाई। यस सर, एक क्वेश्चन था पोस्ट के बारे में। मुझे जीशान कुछ कह रहे हैं जी। वो कह रहे थे एक पैरामेडिकल फील्ड में मुझे ये जानना था, बैचलर रेडियोलॉजी अवेलेबल है क्या नहीं, क्योंकि मैंने सर्च किया था पेज पे, मुझे मिला नहीं, काफी सर्च किया। हाँ, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको फाइन प्रोग्राम्स में जाने के बाद में आपको कोई अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है। आप दोबारा उसको सर्च करें, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड इसमें कम ही कोर्सेज हैं। बायोलॉजी और मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज थोड़े कम है। बायोलॉजी है, कई यूनिवर्सिटीज़ में है, उसमें देख सकते हो, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बायोटेक है, बायोलॉजी है, लेकिन प्योर मेडिकल फील्ड में सर कम ही कोर्सेज हैं यहाँ पे। MBBS नहीं है, इस तरह की चीज़ें कम है। तो फिर भी आप फाइन प्रोग्राम्स में जाके एक बार दोबारा सर्च करो, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो नहीं है, आप दूसरी कोई कोर्स देखो और उसे ज्वाइन करो। ओके सर, थैंक यू भाई। वो ओवरऑल सीरी पे देखते हैं या सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की सीरी पे देखते हैं मास्टर्स में?
यासिर भाई अपलोड करोगे सब? हेलो यासिर भाई। यासिर भाई कोई एक पहले बोल रहे मेरे हिसाब से, अब मेहंदी, मोहम्मद मेहंदी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप बोलना। प्लीज भाई। यासिर भाई जैसे मैं ऑल सॉरी आपकी आवाज तो नहीं आ रही। सर अगर मैं दोबारा मैं पॉलिटिकल साइंस से मैं मास्टर्स करना चाहूँ तो फिर उसमें कोई दिक्कत है क्या? आप क्वेश्चन अपना रिपीट कर सकते हैं क्योंकि बीच में आपकी आवाज चली गई थी। यस मैं ये कह रहा हूँ यासिर भाई कि जैसे मैंने ऑलरेडी मास्टर्स मैंने कर लिया है उर्दू लैंग्वेज से, और मैं दोबारा मास्टर्स मैं करना चाहता हूँ पॉलिटिकल साइंस से। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? It's not a problem for them, unless you have that means requirements. Their requirements for the master program is bachelor. You already have a bachelor degree, it's good for them, so you can go for any course. यासिर भाई क्या आप बता सकते हैं कि ये सारे जो प्रोसीजर है जो जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना, या तो क्या इसका कोई लिंक है जिसके थ्रू आप मुझे बता सकते हैं पूरा? इसका पूरा बिल्कुल यहाँ पे आपने जो स्कॉलरशिप ग्रुप है हमारा AMU स्कॉलरशिप ग्रुप, तो इस पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिंक डाल रखा है, और अगर नहीं जिनको मिला है तो वो सीरीन अभी दोबारा उस पर अपलोड करेगा। तो बहुत सिंपल है, और पहली चीज़ ये है कि आपको कॉल फॉर एप्लीकेशन पे जाके पढ़ लेना है। आप थोड़ी सी मेहनत तो खुद आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। फिर जो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर उसके लिए हम लोग हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प की जाए, लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिखाना है कि हाँ आप ऑलरेडी कुछ पढ़ के बैठे हो। क्वेश्चन है एक मिनट आप भाई मेरा एक क्वेश्चन था। टाइप कर दो। एक मिनट ये है, कुछ क्वेश्चन लोगों ने करा है कि I already have MTech from NIT Jalandhar. So with respect to quality of education and faculty, जीसान भाई है। तो शायद मैंने पहले ही बताया था कि हंगरी की जो है, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करो वहाँ पर तो सही रहेगा। PhD करो आप वहाँ से, फिर प्रोफाइल बनाओ। अदर जगह अगर आपको एज कम्पेयर टू जॉब और लाइक एकेडमिक्स और किसी कंपनीज में भी, तो मुश्किल है। अगर हम ऐसे कहें कि ये बहुत रेयर होता है, यानी 10% ही ले लो कि आपको किसी को लगता है। इवन कंप्यूटर फील्ड में अगर हैं आप या मैनेजमेंट फील्ड में तब तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। और एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन का कोई मसला नहीं है, फैकल्टी भी ठीक है, बस फ्यूचर आप अगर वहाँ पर सेटल होना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा माइट बी अ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और है कि ISGT यानी जनरल ट्रेनिंग, नो, सिर्फ एकेडमिक ट्रेनिंग चलेगा बस। तो आपको एकेडमिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एज लिमिट का कोई नहीं है, आप वहां से पढ़ के एज लिमिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसका। और 3 year बैचलर्स कैन वी अप्लाई इन मास्टर्स कोर्स, ये भी स्पेसिफिक कोर्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में आप मेल करके पूछोगे कि मेरे पास ये डिग्री है, 3 साल की है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, वो बेहतर बताएंगे। वैसे एलिजिबल होते हैं, वैसे जनरल हंगरी में होते हैं, US में नहीं होता, हंगरी में होता है। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ चले, मैं बोलता हूँ। मैंने कई कोर्सेज में देखा है कि वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपका जो SOP है वो किस तरह का होना चाहिए, उन्हें क्या चाहिए SOP में। सबसे पहले आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड देना है कि आप क्या, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना है। उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें उसमें ये लिखनी है कि ये कोर्स आपके लिए किस तरह से सही है, आप इसके लिए कितना मोटिवेटेड हो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी कैसे आपके लिए, मतलब आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में, क्यों इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, और इसके बाद में आपका क्या गोल है। अगर आपको एडमिशन सपोज यहाँ मिल जाए तो आप उससे क्या अचीव कर लोगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं एक एसओपी में होना, कि ये चीज़ें होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि आप कितने मोटिवेटेड हो और आपकी क्या आपकी स्किल्स हैं, आपने कुछ अगर एक्स्ट्रा कर रखा है, सपोज आपने पेपर पब्लिश कर रखा है या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने अचीव कर रखी हैं, तो वो आप उसमें मेंशन करो इस तरह से कि वो आपकी अचीवमेंट लगनी चाहिए, तो उनको पढ़ के अच्छा लगे हाँ कि इस बंदे में ये खासियत है तो हमें इसे चूज़ करना चाहिए। क्रेडिट है वो ना, तो उसमें आप हाँ जी यासिर भाई। हाँ आप कंटिन्यू करें, सीरीन कंटिन्यू। हाँ वो ECTS है ना, यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम है, तो उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्रेडिट होता है। मास्टर्स 120 क्रेडिट का होता है, जनरली 60 क्रेडिट और 90 क्रेडिट, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप कोर्सेज उठाओ, ये मतलब हमारे मतलब की सीरीन भाई कन्वर्जन के लिए आप गूगल करोगे, फिर आपको पता चलेगा। वहाँ पे बहुत सारे करने के बाद आपको गूगल पे आता है कि हाउ टू कन्वर्ट माई क्रेडिट इनटू ECTS, वहाँ से फिल करके, या फिर जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हो वो कुछ लिंक वो प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो वहाँ से आप सीरीन भाई हाँ मोहम्मद मेहदी भाई एडमिशन वहाँ पे ऑनलाइन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, मतलब क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ऑनलाइन सबमिशन के लिए? यस ये आप लिंक में देख लोगे, वहाँ से मिल जाएगा। ओके सारी चीजें हैं, स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, स्लाइड में डाल दूंगा मैं। फिर भी बता देते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। Yes, sir, yes. अगर आपके पास में जो अगर सपोज आप मास्टर के लिए अप्लाई करो, आपके पास बैचलर की डिग्री नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं है, तो आप उसका डिक्लेरेशन आप वहाँ पे अपलोड करोगे कि यू विल गेट इट एंड अपलोड ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2021। तो ये आपको सबमिट करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको जो है सबमिट करना है। उसका ट्रांसक्रिप्ट अगर आप सपोज 7 सेमेस्टर में हो और तो आपके पास 7 सेमेस्टर तक की आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लेनी है, उसे सबमिट करना है। अगर आप 8th में हो और अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपको फुल मिल जाएगी ट्रांसक्रिप्ट, वो अप्लाई करना है। और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो बेहतर है आप अपलोड करें, नहीं है तो आप उसका डिक्लेरेशन करें। मेडिकल सर्टिफिकेट सेम, मेडिकल वाल के भी ना कराएं तो कोई मसला नहीं, बस डिक्लेरेशन ज़रूर जो है उसमें सेंड कर रहे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट का कुल मिला के यही मसला है कि आपको या तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, नहीं है तो आपको उनका डिक्लेरेशन सबमिट करना है कि आप उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दोगे। बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से आराम से मिल जाएगा, तो आप उसको पहले ही कर लो। तो जो चीज़ें आपके पास में हैं, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अभी ही अपलोड कर लो, बेहतर है। सर फिलहाल तो मेरे पास बैचलर की मार्कशीट है ओनली एंड नथिंग आई हैव। टाइम है तुम्हारे पास तो फिर उसे आप कर सकते हो, उसे जल्द से जल्द करो। तो सर टाइम लगता है उसमें। सर जी सर पासपोर्ट के लिए तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ सर, और ये मेडिकल सर क्या है, इसका क्या सर क्या करना पड़ेगा, जो मेडिकल का जो आप कह रहे हो? बाकी क्वेश्चन है ना, आप ये मैंने वैसे बताया था, पर ये आपको उसमें मिल जाएगा, तो बाकी क्वेश्चन आप पोस्ट कर देना, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से आंसर दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो आप। वालेकुम अस्सलाम। शिरीन भाई ये कहना था कि हंगरी के अलावा और भी जो है कौन सी कंट्री जो है बिना आइलेट्स के जो है एडमिशन लेती है? ठीक है, तो मैं इस पे आना चाहूँगा कि हंगरी के अलावा कौन सी कंट्री जो है विदाउट आइल्स एडमिशन देते हैं। पहली चीज़ है कि आप विदाउट आइल्स एडमिशन लेना ही क्यों चाहते हो? क्योंकि अगर आप जो है आपको बाहर पढ़ना है, आप चाहते हो, इसलिए वाकई में अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर आइल्स से टॉफल आपको कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा ना अपनी तरफ से। अगर आप आइल्स से टॉफल लोगे तो उसके बाद में आपको एक नहीं ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप मिलेंगी और उससे बेटर अमाउंट में मिलेंगी।
ठीक है, जिसमें आपके पास में ज़्यादा स्टाइपेंड होगा। तो आप अपने चांसेस क्यों कम करना चाह रहे हो? आप क्यों जो है ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे जो है चीज़ें ढूँढ रहे हो जहाँ पे नहीं हो? ये 5% है, हार्डली 5 टू 10% है जहाँ पे विदाउट आइल्स आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, वो भी उनमें से भी कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास आईएलटीएस टोफल होना चाहिए। तो बाकी के 95% या 90% आप क्यों छोड़ रहे हो? आप आइल्स की प्रिपरेशन करो, हो जाएगा जी, आपका। पता नहीं था लेकिन ट्राई करेंगे जी, शुक्रिया। मैंने एक लिंक डाल रखी थी बैचलर स्कॉलरशिप इन अब्रॉड, तो उसमें देख लेना, वो जरूरत नहीं पड़ती उस जगह पे, 5-6 जगह है। तो और बाकी क्वेश्चन जो है कुछ लोगों ने कहा है एक्स्ट्रा भाई मैं ना अभी प्लान कर रहा था आइल अशरफ भाई मैं ना अभी टोफल लेने की जी हाँ भाई, मैं ना अभी टोफल लेने की प्लान कर रहा हूँ। दिसंबर 15 में इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। तो वो टोफल की स्कोर आने के बाद मैं अप्लाई करूँ या पहले ही कर दूँ, सो दैट कंडीशनल मतलब नहीं, जो जब अब तुम टेस्ट दे रहे हो तो फिर लेटर आने के देते बाद हैं या एडमिशन लेटर एक कंडीशन 15 दिसंबर को तुम्हारा टेस्ट है ना? जी जी आबिद, 15 दिसंबर को तुम्हारा टेस्ट है आइल्स का। हाँ 15 को या अगर 15 दिसंबर को तुम्हारा टेस्ट है तो तुमको जो है इसकी लास्ट डेट से पहले यानी बिफोर 15 जनवरी यू विल गेट द रिजल्ट। तो फिर आप अपने रिजल्ट के साथ में अप्लाई करना बेहतर है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का ऐड होता है, वेटेज होता है या नहीं इनका? तो इनका वेटेज होता है, जाहिर सी बात है आपके पास ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा तो हाँ चांसेस बढ़ेंगे। देखो कुछ भी रेलेवेंट होगा, काम का होगा तो चांसेस तो बढ़ेंगे, स्पेशली फॉर बैचलर में कुछ होता नहीं है तो ये इससे आपका चांसेस बढ़ेगा। तो आप पर वही लगाओ जो रेलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि जिसमें आपने कुछ जीता हो, अवार्ड्स हो, रैंक होल्डर हो, या फिर कुछ मिला हो, जैसे ऐसे कॉन्टेस्ट है तो उसमें कुछ मिला हो, रनर अप या फिर विनर, तो ही सिर्फ इस टाइप का। ठीक है, हाँ, ठीक बिला है। वजह ऐसी चीजें ना लगाएं कि सर से डिप में शेरवानी पहन के खाना खिलाया था। तो इन सारी चीजों को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, जैसे रिलेवेंट चीजें हो आप उनको ही लगाएं। इसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन रहता है। शिरीन भाई, इसमें रहता है एक्टिविटीज का। वो आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, ये कहना था जैसे अगर कोई प्रोग्राम करवाया है, ऑर्गेनाइज करवाया है, तो उसका सर्टिफिकेट तो लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, या आप फेसबुक पे ही यासिर अल सैफ आप सर्च करेंगे या फिर इसी ग्रुप में मुझे देखेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, यासिर अल सैफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताएं। जी भाई मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास अगर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं तो मुझे सर्टिफिकेट्स की फोटो की मतलब लेके लगानी होगी या फिर मतलब मुझे उसकी डिटेल्स लिखनी होगी सिर्फ स्टाइपेंडियम में कैरिकम में? अगर अपलोडिंग के ऑप्शंस हैं तो फिर तो अपलोड करना पड़ेगा। अगर अपलोडिंग के ऑप्शंस नहीं है तो गूगल ड्राइव में जाके सारे अपलोड कर दो। हाँ, तो गूगल ड्राइव में सारे अपलोड कर दो, उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, आप इनफ होगा। अच्छा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई मैं इंडियन सिटीजन हूँ जैसे, और बट अगर मैं क्या कहते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन में कहीं और होऊंगा, इफ इन केस अगर मैं क्या कहते हैं कोई और कंट्री में चल जाऊं तो मैं क्या कहते हैं कंट्री शिफ्ट कर सकता हूं? जैसे मैंने साउथ कोरिया में अप्लाई करा है और उसका रिजल्ट मेरा 4 जैन को आ जाएगा, बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं साउथ कोरिया में अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं करूँ और मेरा सिलेक्शन इधर हो जाए किसी में डेब्रेसन और मैंने बीएमए में अप्लाई करा है, तो अगर मेरा इन केस डेब्रेसन में सिलेक्शन हो जा रहा है तो मैं वहां से साउथ कोरिया से हंगरी आ सकता हूँ, और अगर आऊँ तो क्या प्रोसीजर रहेंगे? कुछ प्रोसीजर नहीं होगा, छोड़ना बड़ा आसान होता है, आराम से छोड़ दो, उन्हें बता दो एडमिशन कैंसिल करा के सीधे इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ये है कि तो साउथ भाई कोरिया मच बेटर देन हंगरी।
जी सो वो अगर ठीक है साउथ कोरिया में बट हो जाता है तो जी अच्छा भाई रैंकिंग का क्या मसला है? अगर मैं क्या कहते हैं रैंकिंग के हिसाब से देखता हूँ यूनिवर्सिटीज तो जैसे मैंने साउथ कोरिया में अप्लाई करा है उसकी 39 रैंक है बट मैंने काफ़ी सीनियर से और टीचर से भी पूछा तो वो कह रहे थे कि आपकी अगर बैचलर्स यूरोप में होगा तो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बैचलर वेटेज का। बैचलर फर्क पड़ता है काम क्या करा है आपने, पढ़ाई कैसे करी है उसका। वो लोगों ने यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, ईस्टर्न यूरोप जी पूरा खाली है, इधर सारी चीजें हैं। तो अगर यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो तो उसका वेटेज ज्यादा है। तो ये सब एक बात है, पर जी इसके डेप्थ कुछ दूसरा है। ठीक है, आप अच्छा किसी के मास्टर्स हाँ मैं कह रहा हूँ भाई अगर मुझे मैंने मतलब और आगे का प्लान कर रहा हूँ कि मैं मास्टर्स और पीएचडी अपना मुझे यूके और यूएस में करना है तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझे यूरोपियन कंट्रीज में कुछ आसानी मिले और एशियन कोई कंट्रीज में नहीं मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता, काम पे होता है। अभी मैं यूरोप से ही पढ़ के आ रहा हूँ ना, तो जी वो काम देखते हैं कि आपने करा क्या है। तो ओके सब्जेक्ट क्या है, जीपीए क्या है, रिसर्च वर्क क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। इवन आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, अगर आपने काम नहीं किया तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक एग्जैक्टली है। ठीक थैंक यू सो मच। ठीक है, आप एक क्वेश्चन बस, कोई अगर है तो लास्ट क्वेश्चन करें, उसके बाद हम इसे बंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ जी हाँ। सईद भाई एक क्वेश्चन पूछना था। सर यूजीसी का कुछ मेरे मतलब समझ में नहीं आया। यूजीसी पे वेबसाइट है कोई जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? तो मैंने आपने कहा चैट था बॉक्स में डाल दिया है, एग्जामिनेशन होता है। अपलोड नहीं करने हैं यूजीसी पे, सेंड करने हैं हार्ड कॉपी में। आप पे पोस्ट पढ़ो फेसबुक ग्रुप पे, सब समझ में आ जाएगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक है, है। शुक्रिया आप सबका हेलो, ज्वाइन करने के एक लिए। मेरा एक लास्ट थैंक यू क्वेश्चन ये था। सर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। हेलो जी बताएं इंजमाम। जी, मेरा इंजाम। लास्ट क्वेश्चन ये था कि आप लोग जनरली कहते हैं कि यूनिवर्सिटी पहले डिसाइड करो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, तो कंट्री डिसाइड करो तो कंट्री किस बेसिस पे डिसाइड करें? उसकी कंडीशन एटमॉस्फेरिक क्या 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 किस बेसिस पे कंट्री डिसाइड करें? कंट्री डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। जी जी अगर आपके पास टोफेल जीआरई स्कोर आप लगता है कि आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो, जी तो फिर उसके लिए जाओ। यूएस है, कनाडा है, और सबसे बेस्ट तो यूएस है, फिर कनाडा है, फिर यूके है, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और नॉन इंग्लिश में जाओ तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या है सेटल होने का। नहीं, हाँ नहीं, ग्रुप में जनरली होता था कि पहले कंट्री चूज करो फिर 10-15 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो उसके बाद अप्लाई करो, क्योंकि सारी जगह कर नहीं सकते अप्लाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कंट्री तो आपको अपने प्रेफरेंस से आपको क्या दिल करता है। एक तो होता है हमारा दिल करता है उस लिस्ट को बनाओ, और एक हम उस कर सकते हैं, यानी ठीक है। Sir, me one more last question. May I ask, please, if you Okay, permit? carry on. Sir, actually, sir, I can speak English, so English will help me or not in Hungary? English is your language of instruction here, so it is definitely going to help you here. And especially here, everyone you meet here is from a completely different country. Some people are from like Russia, some people are from Arabian countries, and if you want to communicate with them, how will you communicate with them? Do you want to communicate with them in Hindi or in their own language? No, definitely you will go for English. So English is definitely Yes. going to help you in this way. Okay, thank you, sir. Actually, I was not sure that how will what in there, so I want to ask that from you. Okay, no problem. ओके, ठीक है यासिर भाई, क्लोज करते हैं। सारे लोगों का शुक्रिया बहुत। Thank you very much. आप लोग Thank you so much for this fabulous session. और लास्ट में मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार जरा जज़ाकल्लाह खैर। Yes, please speak. सबसे सबसे लास्ट में मैं फिर से एक बार ये चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में इसके बारे में बल्कि कोई भी आप स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता लगता है, थोड़ा सा टाइम उसको दें, 10-15 मिनट आप उसको दें, पढ़ें उसके बारे में, एक्सप्लोर करें उस चीज़ को।
तो आपके ज़्यादातर डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। और कई बार होता है जब आप पढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप प्रोसीजर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन आप फिनिश नहीं कर पाते हैं और लास्ट डेट उसकी खत्म हो जाती है। तो यासिर भाई ऑन ट्रैक अपनी चीज़ों को ऑन ट्रैक रखें कि आपको कौन सी चीज़ कब तक करनी है। आप उसके लिए एक बना सकते हैं कि आपको बिफोर 15 आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, SOP कंप्लीट कर लेना है, और बिफोर 20 आपको सबमिशन कर देना है। तो आपको इस तरह से एक टाइम टेबल बना के इसमें चलना पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन आप हासिल करें इस चीज़ के लिए। किसी भी इस जैसे इसका कॉल फॉर एप्लीकेशन पढ़ें स्टिपेंडियम का, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए किसी दूसरे प्रोग्राम करते हैं तो पढ़ें उसके बारे में थोड़ा सा। यासिर भाई, जी, have you shared the link? Where can I get the all information? You have to just open your Google and search for Stipendium Hungaricum Scholarship, and I hope you will get all the information there. Okay, thank you sir. Thank you so much for this session. Okay. ठीक है, आप किसी के पास भी क्वेश्चन हो ना, वो फेसबुक पोस्ट पे डाल दो, वहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी Okay, sir. क्वेश्चन। Actually, sir, we should make a WhatsApp group, but it will be too large, I think. So it will not work, I think. WhatsApp group is not effective, so you should not go for that. Okay, Okay, ठीक sir. है, Thank you, sir. Assalamualaikum. ठीक है यासिर भाई। Thank you, sir. Yes, thank you, sir. And take care, all of you, please.